हेलो दोस्तों, हरदोई के उत्कर्ष इंडिया एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज तीसरा मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए है। और दोस्तों, यहां पे आप आज कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे कि और कुछ ऐसे मैथड भी मैं आपको बताऊंगा, आप चुटकियों में सवाल हल कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी वस्तु को 4800 रुपये में बेचा जाता है तो विक्रेता को इस पर 25% की हानि होती है और 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि यदि किसी वस्तु का 4800 रुपये में बेचा जाता है तो उसे विक्रेता को जो है 25% की हानि होती है। और 25% की जब हानि होती है तो यह जो 4800 रुपये है, 4800 रुपये है, यह कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 25% की हानि कर रहा है वो, तो यह मूल्य जो है 75% के बराबर होगा। 75% के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 75% इक्वल टू 4800। 75% इक्वल टू 4800। तो 1% बराबर क्या होगा? यहाँ पे 1% बराबर होगा 4800 बटे 75। 4800 बटे 75। और अगर हमें इसका 100% मूल्य निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अगर हम 100 से गुणा करेंगे इसको, तो अगर हम 100 और 75 को काटेंगे तो 75 को 25 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, और 100 को 25 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा यहाँ पे। और फिर 3 से 48 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 हो जाएगा। 1600 गुणे 4 मतलब 100% का मूल्य यहाँ पर आ गया है कितना? 1600 गुणे 4 इक्वल टू 6400। 100% का मूल्य आ गया है 6400 रुपये। अब आगे कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। अब अगर हमें 25% या 100% के बराबर है और 25% इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। तो 100% बराबर इतना है, तो 125% बराबर कितना होगा? तो अगर हम यहाँ पे कर लेंगे 6400 बटे का 100, यह 100% बराबर है। अगर हमें इसका 125% निकालना है तो हमें 125 से गुणा करना चाहिए। अब यहाँ पे हम 25 से 125 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 25 से 100 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और 4 से हम 64 को काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। 1600 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 1600 गुणे 5 8000। टोटल मूल्य कितना आ जाएगा? 8000, जो कि विकल्प फर्स्ट में दे रखा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8000 रुपये। तो उस वस्तु को 25% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए पर हमें बेचना पड़ेगा? तो 8000 रुपये में बेचेंगे तो हमें कितना लाभ हो जाएगा? 25% का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे कह रहा है कि 5/6 कामा 10/18 कामा 25/36 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? तो यहाँ पे अगर हमें निकालना है महत्तम समापवर्त तो हमें अंश का HCF निकालना पड़ेगा और हर का जो है क्या निकालना पड़ेगा? LCM। इसका ये फॉर्मूला होता है कि जैसे कि लिखा है, यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है कि 5/6 कामा 10/18 कामा 25/36। तो यहाँ पे कह रहा है कि 25/36 ये दे रखा है, 5/6 और 10/18 इसका महत्तम समापवर्त मतलब HCF पूछता है। तो HCF निकालने के लिए, ऐसी संख्याओं का HCF निकालने के लिए हमें ऊपर वाली संख्याओं का HCF लेना पड़ता है और नीचे वाली संख्याओं का LCM। तो अगर 6, 18 और 36 का हम LCM लें तो कितना आ जाएगा?
6, 18 और 36 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 36 ही आ जाएगा। चाहे तो आप निकाल कर देख सकते हैं एलसीएम, इस विधि से निकालेंगे आप यहाँ पे 36। सबसे पहले यहाँ 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 9 18 और 18 दूनी 36। यहाँ से आगे देखेंगे, फिर 2 से अब एक बार और काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा 2 से, और फिर 9 आ जाएगा 18 का। उसके बाद में फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9। अभी भी यह संख्या 3 से कटेगी, तो इसका एलसीएम ये आ जाएगा, कितना है एलसीएम, 3 3 9, 9 दूनी 18 दूनी 36। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया है। तो नीचे हमें क्या रखना पड़ेगा, 36 एलसीएम ले लिया, और ऊपर वाली संख्याओं का हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा हो। तो यहाँ 5 से सारी संख्याएं कट रही हैं, और फर्स्ट संख्या में 5 से ज़्यादा है नहीं, या 5 के मल्टीपल में कुछ भी नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5 बटे, इसका अगर एचसीएफ हम निकालेंगे तो 5 बटे 36 आ जाएगा, 5 बटे 36, जो कि विकल्प फर्स्ट में ही दे रखा है। आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में इस प्रकार हों कि उनके वर्गों का योग 1862 हो, तो बीच की संख्या क्या होगी। तो बीच की संख्या अगर पूछेगा तो क्या होगी, मतलब 2 पूछ रहा है, 2 है, 2 जो अनुपात दिया है उसके जगह पे क्या होगा ये पूछ रहा है। अब हमें क्या कह रहा है कि ये जो अनुपात में संख्याएं दे रखी हैं, इनके वर्गों का योग हमें 1862 रुपये दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमने मान लिया कि कोई संख्या 3x है, एक संख्या है 2y और दूसरी संख्या है z5। तो कह रहा है इनका स्क्वायर, इनके स्क्वायर का योग, मतलब इनके वर्गों का योग दे रखा है। इसका स्क्वायर करेंगे, 3x 2y और 5z का स्क्वायर कर लेंगे। और जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9x स्क्वायर आ जाएगा। और फिर आगे जब 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा। और फिर जब z5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे z स्क्वायर 25 आ जाएगा, z स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं, इनके वर्गों का योग कह रहा है कि 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25 z स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, यहाँ पे 1862 दे रखा है, 1862 दे रखा है। तो 9x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 4 29, 29 और 9 38 आ जाएगा, 38x दोस्तों सबको यहाँ से x ही मान लीजिए, क्योंकि जो गुणे में होगी संख्या वो बराबर होगी। इन तीनों के गुणे में जो संख्या होगी, जैसे कि 5 के गुणे में x ही रखेंगे, यहाँ पे 2 के गुणे में x, 3 के गुणे में x, और यहाँ पे सब x ही रखेंगे, समान संख्या होगी। यहाँ सब जगह समान संख्या होगी। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे, 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 25x स्क्वायर सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 38x स्क्वायर इक्वल टू 1862। अब 38 से 1862 को काटेंगे तो 19 से पहले हम काटते हैं, 19 दूना 38 और फिर 19 से काटेंगे इसको, 19 9 171, तो बचा कितना 15।
19 9 171, 186 में से 171 गया तो 15 बचा, तो कितना 2 आगे लिखा है तो 115 और 2 आगे लिखा हुआ है 15 बचा यहाँ पे, और फिर आगे 2 लिखा है तो यहाँ पे हो गया 152। और 19 को जब 8 बार करेंगे 19 अट्ठी 152 हो जाएगा, 19 अट्ठी 152 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में 2 से 98 को जब काटेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 49। और एक्स स्क्वायर का मान आपके सामने कितना आ चुका है 49, एक्स स्क्वायर का मान 49 आ चुका है। तो एक्स बराबर कितना होगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि इसका जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल करने पे इसका आंसर 7 आएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया है 7। और ऊपर कितना दे रखा है 3x 2x और 5x। कह रहा है बीच वाली संख्या कितनी होगी। बीच वाली संख्या हमने 2x मानी थी, 2x मानी थी, तो यहाँ पे x का मान 7 है, तो 2x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x का मान 14 हो जाएगा, जो कि विकल्प थर्ड में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर है। आयतन दे रहा है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये जो है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है। इसके बराबर क्या दे रखा है 100 पाई दे रखा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि और उसकी ऊंचाई h बराबर क्या दे रखा है, ऊंचाई क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है। उसकी तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो l पूछ रहा है, वो l का मान पूछ रहा है। कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई क्या है। तो अगर ये 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 100 दे रखा है, तो इधर 1 पाई है, इधर 1 पाई है, ये कट जाएगी। ठीक है, और h का मान यहाँ पे रखेंगे तो 1/3 r स्क्वायर गुणे h का मान कितना है 12, h का मान 12 है। और जब h का मान 12 है और इक्वल टू हम क्या रखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू रखेंगे 100। उधर पाई कट गई थी तो पाई कट गई, फिर 100 बचा यहाँ पे। तो ये जब हम 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, और इसको जब 4 से काट देंगे हम तो ये आ जाएगा 25। और ये 3 5 1/3 है और गुणे में 3 है, तो 3 कट जाएगा, कितना बचेगा r स्क्वायर हमारे पास बचेगा। यहाँ पे r स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। जब r स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, r इक्वल टू 5 आ जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई कैसे हम निकाल सकते हैं, h बराबर हमारे पास दिया है 12 है, और r बराबर 5 है, h बराबर 12 है, तो तिर्यक ऊंचाई बताइए। तो आप देखेंगे कि आपने एक त्रिभुज वाली जो तिर्यक दिए होते हैं वो तो पढ़े ही होंगे। यहाँ पे जैसे कि हमने मान ली ये क्या होती है, ये l होती है, इसकी ये जो है l होती है, और उसके बाद में ये क्या होती है h होती है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l होती है और ऊंचाई h, और r ये त्रिज्या हो गई। अब कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करनी है। हमें क्या क्या रखा है, h दे रखा है और r दे रखा है, ये दोनों दे रखे हैं। तो अगर यहाँ पे हमें निकालना हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लगाएंगे। तो जब ये फार्मूला लगाएंगे तो l स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, r का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 144 और 25 जोड़ेंगे कितना आएगा 169 आ जाएगा। 144 और 25 जोड़ेंगे 169 आ जाएगा। तो l स्क्वायर बराबर कितना 169, तो l बराबर कितना आ जाएगा, l बराबर अगर स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 169 रूट में आ जाएगा। और रूट 169 का मान कितना होता है 13 होता है।
√169 का मान 13 होता है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? फर्स्ट विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के अनुकूल 7 घंटे में 21 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 7 घंटे में 21 किलोमीटर दूरी। तो अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो उसका फार्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान का टाइम। तो यहाँ पे अगर स्पीड हमें चाहिए तो डिस्टेंस हमें दे रखी 21 किलोमीटर और टाइम कितना दे रखा है? 7 घंटे। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी उसकी चाल। 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। उसके बाद में स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3 किमी प्रति घंटे हो जाएगी। अब कह रहा है, आगे कह रहा है, वह धारा के प्रतिकूल चलते हुए, धारा के प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत, जिधर से धारा आ रही है नाव उसी तरफ जा रही है, उसके विपरीत समान समय में तय करता है। मतलब 7 घंटे ही लगता है। 1/3, 1 का मतलब यहाँ पे कह रहा है 21/3 मतलब 7 किलोमीटर दूरी। कह रहा है कि जब उसके विपरीत जाता है तो 7 किलोमीटर दूरी वह 7 घंटे में ही तय करता है। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? विपरीत चलने में चाल उसकी क्या हो जाएगी? 1 किमी प्रति घंटे हो जाएगी। 1 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी उसकी विपरीत। और जब समान दिशा में जिधर धारा जा रही है उधर ही नाव जा रही है तो चाल क्या हो गई है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हम कैसे यहाँ पे निरूपित करते हैं? जैसे हमने मान लिया कि नाव की चाल x थी और जब उसकी धारा की दिशा में ही जा रहा था तो धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाएगी। तो x + y हमने मान लिया, y हमने धारा की चाल मान ली, इक्वल टू क्या हो गया? इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब जब धारा के विपरीत जाएगा तो यहाँ पे चालें घट जाएंगी और धारा के जब प्रतिकूल जाएगा तो घट जाएंगी। जो अनुकूल धारा की दिशा में ही जाएगा तो चालें जुड़ जाएंगी। तो विपरीत जा रहा है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है, और जब समान दिशा में जा रहा है, धारा के समान दिशा में नाव जा रही है तो वहाँ पे 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। और अगर हम यहाँ पे निकालें तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? हमें घटाना पड़ेगा। जैसे y+ का है और y- का कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया है। x मतलब नाव की चाल, हमने नाव की चाल x मानी थी तो x मतलब नाव की चाल कितनी आ गई है? 2। तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी? कह रहा है कि धारा की चाल कितनी हो जाएगी? तो चाहे इस समीकरण में रख लीजिए आप x का मान, चाहे इसमें रख लीजिए। तो अगर हमने समीकरण फर्स्ट में हमने मान रख लिया, यहाँ पे x + y = 3 दे रखा है, तो x का मान हमने यहाँ पे 2 रख दिया प्लस y कर दिया = 3 है। यहाँ पे y इधर ही है, 2 को उधर ले जाएंगे तो 3 में से घट जाएगा तो 1 बचेगा। मतलब यहाँ पे जो धारा की गति है वह 1 किलोमीटर प्रति घंटे है और नाव की गति क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। इसमें पूछ क्या रहा था? धारा की गति की गणना की। धारा की गति कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी, जो कि विकल्प फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि 20 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो अगर 20 संख्याएं हैं, उनको जोड़कर उनका औसत निकाला जाता है तो औसत आयु क्या हो जाती है? 15 वर्ष। तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। उनका अगर कुल आयु निकालनी हो तो 300 ये क्या है? कुल आयु हो जाएगी। कुल आयु क्या हो जाएगी? 300 कुल आयु निकालनी है। 20 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है तो उनकी कुल आयु का कुल जो है मतलब योग कितना आ गया? 300। आगे कह रहा है यदि इनमें 10 लड़कियों की आयु जोड़ दी जाए, मतलब 10 लड़कियां आ गई हैं, 10 लड़कियों की आयु और जोड़ दी जाए तो कितने अब हो गए? 20 लड़के थे, 10 लड़कियां हो गई तो कितने हो गए? 30 हो गए। 30 हो गए। तो
कुल व्यक्ति कितने हो गए 30। अब कह रहा है कि औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है, पहले 15 थी अब 14 हो गई है, लेकिन लोग ज़्यादा हो गए हैं। अब कितने 14 लोग हैं, 30 लोग हैं और औसत आयु 14 है। पहले 20 लोग थे, औसत आयु 15 थी, तो इनका क्या आ जाएगा, इनका आ जाएगा 420। इनकी कुल आयु का योग, जब 30 लोग हो गए हैं लड़कियां और लड़के मिलाकर, तो इनकी आयु का कुल मतलब योग क्या आ जाएगा 420। और पहले जब 20 थे, केवल लड़के थे, तो 300 था इनकी आयु का योग। तो कितना बढ़ा है, 300 घटा देंगे, 300 घटा देंगे तो कितना बढ़ा है 120। 120 बढ़ा है। और लड़कियां कितनी बढ़ी हैं 10। लड़कियां कितनी बढ़ी हैं 10। ठीक है, तो कह रहा है तो लड़कियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। 10 लड़कियां हैं और उनकी आयु का योग आया है 120। अगर औसत निकालना हो तो हमें 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। जब 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12। औसत आयु कितनी आ गई 12 वर्ष। लड़कियों की औसत आयु कितनी आ गई है यहाँ पे 12 वर्ष, जो कि विकल्प में नहीं दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। विकल्प 4 सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कहता है एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। माना कि कोई पाइप ए था और टंकी को 12 घंटे में भर सकता था और दूसरा पाइप जो है इसे 15 घंटे में भर सकता था। पाइप बी हमने मान लिया कितने घंटे में भर सकता था 15 घंटे में। आगे कह रहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को आधा भरने में, कह रहा है कि टंकी का आधा भाग भरना है, कितने समय में भरेगा। तो हम पहले इसकी कुल धारिता निकालते हैं। कुल धारिता कैसे, इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें कि प्रति घंटे ए कितना भर रहा होगा, प्रति घंटे ए भर रहा होगा 5, क्योंकि हम 12 से इधर भाग करेंगे 60 को तो 5 आएगा, और जब 15 से 60 को भाग करेंगे तो 4 आएगा। मतलब बी प्रति घंटे 4 भरता है, ए प्रति घंटे 5 भरता है। दोनों मिलकर कितना पानी भर रहे हैं 9। दोनों मिलकर 9 भर रहे हैं। और कह रहा है कि दोनों मिलकर पूरी टंकी नहीं, आधी टंकी कितने घंटे में, तो अगर पूरी टंकी में पानी जो है वो 60 लीटर है, अगर पूरी टंकी में 60 लीटर पानी है तो आधी टंकी में कितना पानी होगा, आधी टंकी में पानी होगा 30 लीटर। अगर दोनों मिलकर 9 भरते हैं, पानी कितना भरना है 30 भरना है, तो वह कितने घंटे में भर देंगे, यहाँ पे हम भाग कर देंगे। यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, 3 3 9, कितना आ गया 10/3। और जब 10/3 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9 और बचा 1, 3 सही 1/3 घंटे में, 3 सही 1/3 घंटे में दोनों मिलकर आधी टंकी भर देंगे। अगर पूरी पूछता तो हम 60 से यहाँ पर भाग करते, 60 से 9 को भाग करते तो आता 6 सही 4/9 आंसर आता। दोस्तों अगर यह ट्रिक पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर और धातु की किसी हानि के बिना, मतलब कोई धातु हानि नहीं, मतलब उससे अलग नहीं की जाती है, घन में एक जो है बिना एक घन में, एक ही घन में, मतलब तीनों घनों को पिघलाकर एक ही घन में बदल दिया जाता है। एक घन की भुजा क्या होगी, तो आपको पता ही होगा कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, जैसे कि हमने मान लिया ये कोई घन है एक, जैसे मान लिया हमने ये एक कोई घन है, ये एक घन है, तो इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, इसमें यहाँ पे 1 2 और 3, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें जब घन होता है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब
बराबर होती हैं। जब घनाभ होता है तो तीनों भुजाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर इसका जैसे कि मान लिया ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो इन तीनों का अगर हमें गुणा करनी पड़ेगी, हमें जो है घन का आयतन निकालने के लिए जो है गुणा करना पड़ता है। तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब 1/3, यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाता है। उसके बाद में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाया जाता है। तो माना कि पहले घन की भुजा क्या थी, 6, अगर हमें इसका आयतन निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। प्लस भाई तीनों को एक ही में जोड़ना है। उसके बाद में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर है दूसरे की, तो 8 का हमें क्यूब करना है। उसके बाद में कह रहा है कि 10 है, तो 10 का क्यूब करना है और जोड़ देना है। उसके बाद में हमें अगर 6 का क्यूब करना है, 6 का क्यूब क्या होता है, 216। दोस्तों क्यूब याद करने पड़ते हैं। उसके बाद में प्लस का निशान लगाएंगे और 8 का क्यूब जब करेंगे, 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा। 8 का घन करेंगे तो 512 हो जाएगा। उसके बाद में जब 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1000 प्लस 200 1200 और 500 1700। उसके बाद में 16 और 12 को जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 1728। 1728 हो जाएगा। बड़े घन का जो आयतन है, बड़े घन का आयतन क्या आ गया है, यहाँ पे बड़े घन का आयतन क्या आ गया है, 1728। और यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि ए का, अगर हमें इसमें कह रहा है कि घन की भुजा, बड़े घन की जो भुजा है वो पूछ रहा है, तो बड़े घन की भुजा निकालने के लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि 1728 किसका क्यूब होता है, क्योंकि आयतन जो घन का आयतन होता है वो क्यूब में होता है। तो ए क्यूब बराबर इतना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें इसमें तो 25 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 1728 से ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद में 12 का अगर क्यूब करते हैं तब आ सकता है। 12 का क्यूब क्या होता है, 1728। तो अगर घन की भुजा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। बड़े घन की भुजा कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, जो कि विकल्प सेकंड में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। एक वर्ग है और एक आयत है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, जान लीजिए पहले। वर्ग का परिमाप होता है 4a, मतलब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो 4a हो जाएगा। और वर्ग का अगर आयतन कहता तो a², मतलब दो भुजाओं का गुणा उसका क्षेत्रफल हो जाता है। उसके बाद में करेंगे एक वर्ग और आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2a, ए का मतलब लंबाई यहाँ पे हम ले लिया, और a प्लस बी, 2a प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे ये मतलब है 2a प्लस बी, ये क्या होता है, 2l मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग गुणे 2, ये क्या होता है, आयतन होता है, आयत का परिमाप होता है। तो 4a बराबर, अब यहाँ पे आगे कह रहे हैं वर्ग की भुजा जो है वह कितने मीटर है, 30 मीटर। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है यहाँ पे, 30 मीटर। तो वर्ग की भुजा हमने a मानी थी, यहाँ पे हमने 30 जब मान रखा तो क्या आएगा, 4 गुणे 30 इक्वल टू 2a प्लस बी। अब यहाँ पे हम 2 से इधर काटेंगे तो 4 को काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद में क्या बचेगा, 30 दूना 60, मतलब आयत की दोनों भुजाओं का योग यहाँ पे कितना आ गया है, 60 सेंटीमीटर। आयत की दोनों भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर हो गया है। तो कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, आयत जो है उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, तो हमने मान लिया इनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात हमने इनको मान लिया कि लंबाई जो है 2x मान ली और चौड़ाई कितनी मान ली,
एक एक्स मान ली, और कह रहा है कि इनका योग क्या है, यहाँ पे 60 है। तो जब हम 2x और 1x को जोड़ेंगे 3x आएगा, 3x आ जाएगा इक्वल टू 60। जब 3 से 60 को काटेंगे, 3 से 60 को काटेंगे तो 20 आएगा। तो x मतलब यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, 20। x का मान जब 20 आ गया है तो चौड़ाई हमने क्या मानी थी, x, तो चौड़ाई क्या हो गई 20, और लंबाई क्या मानी थी 2x, तो लंबाई अगर 2x थी तो 1x का मान 20 है, तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोगुना, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जब हमें लंबाई जो है 40 और चौड़ाई 20 मिल गई है तो इनका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 40 गुणे 20, तो आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि विकल्प थर्ड सही है। क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो a गुणे b बराबर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 800 रुपये, 8000 रुपये की राशि पर एक निश्चित दर पर निश्चित दर प्रतिशत प्रति वर्ष 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 3600 रुपये होता है। 3 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज है वो 3600 रुपये होता है। यदि ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि रूप से संयोजित किया जाता है तो 2 वर्ष बाद समान दर पर समान राशि की धनराशि क्या होगी। दोस्तों बहुत ही सावधानी से इस क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत घुमाया गया क्वेश्चन को, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये जैसे कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो गया, CISF हेड कांस्टेबल हो गया, यूपी पुलिस हो गया, ऐसे एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा एनालिसिस और क्वेश्चन पर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। क्वेश्चन को देख कह रहा 8000 रुपये की राशि पर प्रतिवर्ष किसी निश्चित दर प्रतिशत पर प्रतिवर्ष 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 3600 रुपये है। 3 वर्ष में अगर 3600 रुपये है तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 वर्ष में 3600 है तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा, क्योंकि 3600 को 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1200 रुपये उसे 1 वर्ष में ब्याज मिल रहा है साधारण ब्याज पर। मिल किस पर रहा है, मूलधन क्या है उसका 8000 रुपये। 8000 रुपये पर जब 1200 रुपये मिल रहे हैं तो कितना प्रतिशत होगा, ये प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पे इस 0 से ये कट जाएगा, इस 0 से ये 0 काट देंगे, इस 0 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 8 बचा, ऊपर 120 है, तो 8 से जब 120 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 ठीक 120, तो प्रतिशत दर जो है उसकी प्रतिवर्ष दर कितनी आ गई है, 15%। प्रतिवर्ष दर कितनी आ गई है, 15%। अब इससे कोई मतलब नहीं, आगे जो पूछा है उसे ध्यान देना। यदि ब्याज 8 मासिक कह रहा है, वार्षिक नहीं, यहाँ पे 8 महीने में ब्याज देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 15% वार्षिक दे रखा है, हमें 8 महीने का तो ब्याज दे नहीं रखा है, तो हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। अगर 12 महीने का 15% है, 12 महीने का 15% है, तो हमें 8 महीने का कितना होगा ऐसे निकाल लेना है, 8 महीने का कितना ब्याज होगा, तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 15 रखेंगे, और 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। अब 3 से 15 को काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और 5 इधर बचा है, 2 इधर बचा, तो कितना होगा 10। तो 8 महीने का ब्याज की प्रतिशत दर कितनी हो जाएगी, 10%। हमने 8 को ही वर्ष, 8 महीने को वर्ष बना लिया, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत जो दर प्रतिशत है उसे कम हो गया यहाँ पे, तो कितना हो गया 10%। वह जो है 10% लेता कह रहा है 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24। और अगर 8-8 महीने में हमें बांटना हो तो ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में, तो 3 मान लो यहाँ पे अब 10% था ब्याज दर, और
समय कितना था 3 वर्ष, क्योंकि 24 महीने को जब हम 8 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 वर्ष मान लेते हैं। दर कितनी है यहाँ पे 10%, 10% दर है और 3 वर्ष है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा एक तरीका क्या बताता हूँ कि जैसे अगर देखना आपको बताएं कि 10 का कितना प्रतिशत होता है, 10% होता है। 10 का 10% होता है। तो मान लिया कि हमें 1 रुपये 1 वर्ष में 10 रुपये पर मिल रहा है, तो कितना मिलेगा हमें, 10 रुपये हमने निवेश किए तो हमें 11 रुपये मिल रहे होंगे, क्योंकि 1 रुपये हमें प्रतिवर्ष ब्याज के दर में मिल रहा है, ब्याज के रूप में मिल रहा है। तो 10 पहले वर्ष दिए थे, 11 मिले हमें, और वर्ष कितना है 3 वर्ष है। अब अगले वर्ष भी हमने 10 निवेश किए, फिर से हमें 11 मिले, फिर से हमने तीसरे वर्ष भी 10 निवेश किए होंगे, फिर से हमें 11 मिले होंगे। तो मूलधन हमने निवेश कितना किया, इन तीनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, 10 दाम 100 दाम 1000। और फिर यहाँ पे जब 11 की गुणा करेंगे 3 बार, जब 11 की 3 बार गुणा करेंगे 1300 कितना आएगा 1331। 11 का क्यूब क्या होता है 1331। इनके बीच का अंतर कितना है, ये 1000 होगा यहाँ पे, या इनके बीच का अंतर कितना है 331। अब कह रहा है कि रुपए निवेश, ये क्या होता है तुम्हारा मूलधन, ये क्या है, ये मिश्र धन है, और ये क्या है, ये है ब्याज। जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है वह 331 रुपये हमें मिला है, और जो मूलधन हमने निवेश किया वो 1000 किया है। और यहाँ पे आगे आप देखें कि मिश्र धन हमारा कितना आया है, अमाउंट कितना आ गया 1331 कह रहा है। और यहाँ पे मूलधन तो हमने तो निकाला है 1000, और इसमें क्या मूलधन दे रखा है, यहाँ पे मूलधन दे रखा है 8000। 1000 का 8000 कितना गुना है, 8 गुना है। 8000 जब 1000 हमने निकाला है, और यहाँ पे तो 8000 दे रखा, तो कितना गुना है 8 गुना है, तब तो 8000 होगा मूलधन। इसी तरह से मिश्र धन भी, मतलब अमाउंट भी यहाँ पे 8 गुना ही होगा, अमाउंट भी 8 गुना होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 की गुणा 1 से करेंगे 8 आएगा, 8 तियाँ 24, 24 का 4, उसके बाद में 8 तियाँ 24, 24 और 2 हासिल बचा था 26, और 8 एकम 8, 8 2 10, कितना आ गया 10,648, जो कि विकल्प सेकंड में दे रखा है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, सेकंड विकल्प सही हो जाएगा। 10,648 रुपये जो अमाउंट आया है यहाँ पर 10,648 रुपये। दोस्तों यहाँ पे समझाने के लिए आपको बताया, इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। और ये जो ट्रिक बताई है आपको, जैसे कि निकालने के लिए मिश्र धन जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो इस तरह से निकालने में बहुत ही आसानी रहती है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन दे रखा है 1000 से बड़ी व सबसे छोटी घन संख्या, 1000 से बड़ी व सबसे छोटी घन संख्या जो, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है कि घन संख्या कह रहा है कि 2, 4 और 6 द्वारा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 4 और 6 का हमें क्या लेना है एलसीएम। 1000 से बड़ी है वह संख्या और घन भी है, कह रहा है 2, 4, 6 द्वारा विभाजित भी है। सबसे पहले 2, 4 और 6 का हमें एलसीएम ले लेना है। 2, 4, 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 2, 4, 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करने में बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जब ऑप्शन देखेंगे चेक करेंगे हम 1296 किसका दोस्तों क्यूब होता है, किसी का नहीं। 1296 किसी का क्यूब नहीं होता है। तो यहाँ पे अब आगे देखेंगे 5832 भी किसी का क्यूब नहीं होता है। अब आगे 1728 है। 1728 किसका क्यूब है 12 का। 1728 किसका क्यूब है 12 का। यहाँ पे कह रहा था घन संख्या हो और 12 ये जो है इससे विभाजित भी हो, 12 से विभाजित भी है। 12 का घन 12 से विभाजित भी है। कैसे विभाजित है, क्योंकि 1728 कैसे आया होगा 12 गुणे 12 गुणे 12 और इससे विभाजित है ये
विभाजित है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड विकल्प। थर्ड विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 20% और 25% के बीच का अंतर 150 है, तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 20% और 25%। 20% और 25% में कितना अंतर है? 20 से 25% बनाने के लिए हमें 5 जोड़ना पड़ा होगा, और 5% का मान कितना दे रखा है? 150। 150 दे रखा है। जब 5% बराबर 150 है तो 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर हो जाएगा 150/5। और 100% संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पे हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से भाग किया, 5 या 15, इधर बचा 30, इधर कितना है? 100। जब 30 गुणे 100 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3000, जो कि विकल्प सेकंड में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किसी निश्चित राशि पर, किसी निश्चित सालाना ब्याज दर पर, किसी निश्चित राशि पर, किसी निश्चित सालाना ब्याज दर पर तीसरे और चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 576 और 691.20 है, 0.20 है, तो सालाना ब्याज दर क्या होगी? कह रहा है कि सालाना ब्याज दर क्या होगी किसी निश्चित दर पर। हमने मान लिया कि 500 था, 500 था, और 5 विकल्प से इसे सॉल्व करने में बहुत ही आसान तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले निकालना क्या है? 691 माइनस 576 करना पड़ेगा हमें। तो कितना आ जाएगा? इसका जो भी आएगा, यहाँ से आगे से देखेंगे। जैसे कि 500 है, यहाँ पे 500 हमने मान लिया, और 500 का अगर हम 20% निकालते हैं, 500 का 20% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 0 ये कट जाएगा, 1 ये कट जाएगा, और 1 0 ये कट जाएगा। तो कितना बचेगा? 50 दूना 100। कितना आ जाएगा? 100। दोस्तों इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 2 का क्यूब प्लस 3 की घात 4 प्लस 5 की घात 4 प्लस 7 में क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी होगी? आपको ये पता होना चाहिए कि शून्य किस किस संख्या से गुणा करने से बनता है। तो यहाँ पे सब गुणा ही लगा हुआ है, तो देखेंगे कि 2 और 5 के गुणे से ही शून्य बन सकता है। एक शून्य मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे 2 हमें कितने मिल रहे हैं? 3। 2 हमें कितने मिल रहे हैं? 3। 2 हमें 3 बार मिल रहा है, और 5 हमें कितनी बार मिल रहा है? 4 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार मिल रहा है। तो 2 की गुणा जब यहाँ पे करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 की गुणा फिर करेंगे 10 हो जाएगा। 1 0 यहाँ से मिल गया, 1 0 हमें यहाँ से मिल गया, और यहाँ से इसका कोई पेयर नहीं मिल रहा है तो इसका 0 नहीं मिलेगा। मतलब 0 कितनी बार आएगा? 0 3 बार आ जाएगा। इसे जब गुणा करेंगे, पूरे का जब आंसर निकालेंगे, उसके बाद 3 बार संख्या के लास्ट में 0 लगा होगा। यही पूछ रहा है, क्रमागत शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि यदि A अनुपात B इक्वल टू 11:7 है, B अनुपात C इक्वल टू 5:19 है, तो A B C का मान बताएं। A अनुपात B अनुपात C का मान बताएं। तो यहाँ पे हमें लिख लेंगे कि A अनुपात B इक्वल टू 11:7, और फिर आगे क्या कह रहा है? B अनुपात C इक्वल टू 5:19। तो हमें इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें कॉमन देखेंगे कि B जो है यह कॉमन मिल रहा है,
और इसमें हमें क्या इसमें वही जो उसमें कॉमन मिल रहा है उसी को यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो इनको जो है समान अनुपात में बनाने के लिए 7 और 11 को ऊपर 5 से दोनों में गुणा कर देंगे, और नीचे यहाँ पे 5 और 19 को किससे गुणा करेंगे, 5 और 19 को 7 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जब A अनुपात B अनुपात C, यहाँ पे जब 5 से गुणा करेंगे 11 में तो 55 आ जाएगा, उसके आगे 5 से 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा। फिर 7 से यहाँ पे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 35 ही आएगा, और 35 ही हमें कॉमन मिल रहा था। तो आगे फिर 7 से 19 में करेंगे तो 19 सत्ते 133 हो जाएगा, 35 अनुपात 133। तो इसका A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना आ जाएगा, 55 अनुपात 35 अनुपात 133। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प थर्ड सही हो जाएगा, 55 अनुपात 35 अनुपात 33। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि A और B द्वारा काम करने की क्षमता का अनुपात 3:4 है। A और B द्वारा काम करने की क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे A अनुपात B, इनकी क्या है, ये क्षमता है। क्षमता क्या है इनकी, 3:4। इस अनुपात में अगर A 3 काम करता है तो B कितना काम करता होगा, 4 काम करता होगा। अब आगे कह रहा है कि A पूरा काम करने के लिए 48 नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि 12 दिन लेता है। तो सबसे पहले कह रहा है कि A 12 दिन लेता है, 3 काम करता था, 12 दिन लेता है, तो कितना काम कर देता होगा, 48 काम कर देता होगा। अब आगे क्या कह रहा है, B द्वारा समान काम को पूरा करने के लिए लिया गया समय। अब B 4 काम करता है और काम टोटल कितना आया है, 48। जब 48 टोटल काम है और 4 की दर से करेगा B, तो कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में यहाँ पे कर देगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि इनकी क्षमता 48 दे रखा है A का। A जो है 12 दिन में काम करता है, तो 12 3 36, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 36 होगा। यहाँ पे A काम पूरा कितना काम करता होगा, तो 36 काम करता होगा, क्योंकि 3 की दर से करेगा, 12 दिन में कितने करेगा, 3 काम करता है रोज़ और 12 दिन करता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 काम करता है। और इसी तरह से B कितना काम करता है, 4 काम करता है, और काम पूरा कितना, सेम काम कह रहा है कि समान काम मतलब 36 ही काम कितना कौन करता है, B करता है। और वह कितना रोज़ काम करता है, 4। जब 4 काम एक दिन में करता है तो 36 काम कितने दिन में कर देगा, 9 दिन में कर देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प सेकंड आ जाएगा, 9 दिन में। B द्वारा काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 9 दिन लगेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। आयताकार लंबाई, हमने मान लिया कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई हमने x मान ली और लंबाई क्या मान ली, x + 20 मान ली। अब आगे क्या कह रहा है, भूखंड में बाड़ लगाने की लागत 5 रुपये प्रति मीटर है, 5 रुपये प्रति मीटर है, और कह रहा है कि 2200 रुपये है की दर से 2200 रुपये, मतलब 5 मीटर की दर से 2200 रुपये खर्चा करता है। भूखंड की लंबाई क्या होगी, तो अगर हमें निकालना है कि 2200 रुपये खर्च करता है और पर 5 रुपये 1 मीटर के लिए देता है, 5 रुपये 1 मीटर के लिए देता है, तो यह जो है 5 से भाग कर दिया जाएगा। तो 5 से जब भाग करेंगे तो 5 × 20, 5 × 20,
यह आ जाएगा 440। 440 क्या आ गया यहाँ पे? परिमाप। क्योंकि जैसे यह एक आयत है, इनकी चारों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप होता है। जब चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है और बाड़ कहाँ लगाई जाती है? बाड़ लगाई तो किनारे किनारे ही जाती है, खेत के चारों तरफ लगाई जाती है। जब खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? आयतन ही तो, परिमाप ही तो हो जाएगा। परिमाप, जब परिमाप 440 ही तो था, तब तो उसने 5 रुपये प्रति मीटर की दर से 2200 रुपये खर्च किए होंगे। तब तो उसने 2200 रुपये खर्च किए होंगे 5 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो क्या आ गया? ये परिमाप आ गया है। अब क्या कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। और आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 अंडर ब्रैकेट, उसके बाद में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इसका परिमाप कितना है? 440 आ गया। इसे यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आया है? 220 आया है। जब 220 आया लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी थी? लंबाई x प्लस 20 दे रखी थी और चौड़ाई कितनी दे रखी थी? चौड़ाई दे रखी थी x, चौड़ाई x दे रखी थी। तो हमने मान लिया कि चौड़ाई जब 100 होगी, चौड़ाई जब 100 होगी तो लंबाई क्या होगी इसकी? 120 होगी। लंबाई भाई 120 ही तो होगी, तब तो लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक होगी। और इनका योग कितना आ रहा है? इसका जब हम योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है? 220 ही दे रखा है। तो अगर भूखंड की लंबाई पूछेगा तो लंबाई यहाँ पे क्या निकाल के लाए हो आप? 120 निकली है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड, विकल्प सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक वृत्त के 120 डिग्री भाग का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर है। 66/7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, मतलब त्रिज्या r होती है, इसका 2 गुना क्या होता है? क्या होता है? ये त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। व्यास होता क्या है? व्यास जैसे कि केंद्र से होकर गुजरने वाली जो 2 भागों में, वृत्त को 2 भागों में काटता है व्यास। तो एक ये त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, दोनों का योग कितना हो गया? 2r हो गया। 2r मतलब यही व्यास होता है। व्यास इक्वल टू 2r होता है, मतलब त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब आगे क्या कह रहा है? वृत्त के 120 डिग्री क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अगर हमें क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे कि वृत्त, ये एक वृत्त दे रखा है, ये एक वृत्त दे रखा है, ये उसका केंद्र है। उसके बाद में ये क्या है? r होती है। उसके बाद में ये दूसरी r यहाँ से इसे स्पर्श कर रही है। तो ये क्या है? ये यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त के 120 डिग्री भाग, तो 120, ये थीटा कितना दे रखा है? 120 डिग्री दे रखा है। 120 डिग्री थीटा दे रखा है और कह रहा है कि ये जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई r², मतलब वृत्त का क्षेत्रफल गुणे थीटा। यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पे क्या होगा? इसके गुणे में थीटा होगा बटे 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री, क्योंकि ये वृत्त जो है होता है पूरा एक 360 डिग्री का होता है। तो पाई r² थीटा बटे 360 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पाई r² थीटा बाई 360। और थीटा आपका क्या दे रखा है? 120 दे रखा है। थीटा क्या दे रखा है? यहाँ पे 120 दे रखा है। तो यहाँ पे मान रखेंगे पाई r², थीटा क्या दे रखा है? गुणे में 120।
20 दे रखा है और बटे में क्या आपको रखना है, 360 डिग्री रखना है। जब 360 डिग्री यहाँ पे रखोगे और 120 से जब 360 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 12 तियाँ 36। अब इसका कह रहा है कि क्षेत्रफल दे भी रखा है 66/7, 66/7 दे रखा है। अब ये 3 इसके बटे में है, ले जाएंगे तो यहाँ गुणे में हो जाएगा। इसको यहाँ से हटाकर हम कहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ इसके साथ गुणे में ले जा सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 66 गुणे 3/7। अब पाई का मान अगर हम रखें तो क्या रखा जा सकता है, 22/7। पाई का मान 22/7 होता है। और आर स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे, 66 गुणे 3, 66 गुणे 3/7 दे रखा है। ये 7 और ये 7 इक्वल टू में है, ये कट जाएगा, समान है। फिर 22 से हम काटेंगे 66 को। जब 22 को 66 से काटेंगे तो 22 तियाँ 66 हो जाएगा। जब 22 तियाँ 66 हो जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये 3 एक बचा है गुणे में, फिर 3 है। तो अगर स्क्वायर इधर का काट देंगे तो इसका इधर का भी काट देंगे तो आर इक्वल टू मतलब त्रिज्या कितनी आ गई है, त्रिज्या आ गई है 3 सेंटीमीटर। और व्यास कितना होगा, जब ये 3 है और इधर की 3 है तो इधर की भी 3 हो जाएगी। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और 2r क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि विकल्प 4th में दे रखा है 6 सेंटीमीटर। क्या यहाँ कह रहा है कि इसका व्यास क्या होगा, तो व्यास क्या आ जाएगा, 2r इक्वल टू व्यास क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि 4000 की राशि को साधारण ब्याज के किस दर पर निवेश किया जाए कि यह 5 सालों में 800 का ब्याज अर्जित करे। कह रहा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज के किस दर पर निवेश किया जाए कि 5 सालों में 800 रुपये का ब्याज अर्जित करे। अगर हम 8 सालों में 800 रुपये जो है 800 रुपये का ब्याज अर्जित करते हैं कितने सालों में, 5 सालों में। तो 1 साल में हमने कितना किया होगा, 5 से भाग कर देंगे। 1 साल में कितना अर्जित किया होगा, 16 पंचे 80, मतलब 1 साल में कितना रुपये ब्याज अर्जित किया होगा, 1 साल में उसने किया होगा 160 रुपये। 1 साल में जब 160 रुपये ब्याज अर्जित किया होगा तो किस पर किया होगा, 4000 रुपये पर। 4000 रुपये पर अगर हम 4000 रुपये पर 160 रुपये, 4000 रुपये पर 160 रुपये हम प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में प्राप्त करते हैं, ब्याज के रूप में रुपये के रूप में 160 करते हैं, तो प्रतिशत के रूप में हम कितना करते होंगे। प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा। तो देखेंगे कि 1 0 से 2 0 इधर कट जाएंगे, 2 ये कट जाएंगे, 1 0 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। फिर 4 से 4 को जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो दर क्या आ गई, 4% आ गई, जो कि विकल्प फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। तो मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण कितना है, 25 लीटर का है। और मिल्क और वाटर का अनुपात क्या दे रखा है यहाँ पे, 3:2 दे रखा है। वाटर और मिल्क का अनुपात 3:2 दे रखा है। उसके बाद में कह रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा 15 लीटर है। मतलब मिल्क कह रहा है कि 15 लीटर है, मतलब यह 3 का कितना गुणा है, 15, 5 गुना है। तो वाटर भी कितना हो जाएगा, 5 गुना ही हो जाएगा। वाटर 2 ना होकर 2 का 5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 लीटर। जब मिल्क 15 लीटर है तो वाटर कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। और यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प 4th में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है। एक दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 1200 रुपये और 12% और 20% की दो क्रमिक छूट दे कर बेचता है। कह रहा है कि 400 रुपये अंकित मूल्य, कोई वस्तु माना कि 400 रुपये थी, उसका मूल्य क्या था, अंकित मूल्य 400 रुपये था। एक दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर मतलब 400 रुपये जो उसका अंकित मूल्य था उसका 12%, पहले उसने कितनी छूट दी, 12%। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, और जब 12% छूट दे देगा तो कितने प्रतिशत बचेगा उसके पास, 88% बचेगा। और जब 88% बचा, इसे निकालने के लिए 100 से भाग करेंगे। उसके बाद में फिर कह रहा है कि 20% की छूट दी। 100% थी कोई भी वस्तु उसके पास अपने आप में 100% होती है, जब 20% की हम छूट दे देंगे तो वह कितने 80 बचेगी। 100% होती है, 20% छूट दे दी तो 80% बची, तो 80% हम निकाल लेंगे, यहाँ पे 100 से भाग करेंगे। अब क्या कह रहा है कि देकर यदि 10% का लाभ अर्जित करता है, मतलब जब इतनी छूट दे दी है, ये पूरी छूट देने के बाद भी उसे कितना 10% लाभ है, तो ये जो आंसर आएगा इसका कितने प्रतिशत के बराबर होगा, मतलब 10% लाभ। कोई भी वस्तु उसने 100 रुपये में खरीदी होगी और 10% उसे लाभ हुआ होगा, तो कितना हो गया 110%, मतलब 110% की वैल्यू इससे आएगी। अब क्या आगे क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, अपने आप में 100% होता है। तो पहले हम इसका आंसर निकालेंगे, इससे यहाँ से भाग करेंगे तो ये 0, ये 2 0 ये इससे कट जाएंगे। उसके बाद में 1 0 ये कटेगा, ये कटेगा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10। तो क्या है 2 गुणे 8 88 गुणे 8 बटे कितना है 5 है। ये कितने की वैल्यू आई है 110%, मतलब 110% बराबर कितना है, तो हम 110% की वैल्यू कितनी आई है, ये आ गई आपकी 110% की वैल्यू आ गई। तो 110 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, और 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे। उसके बाद में बटे का बटा, इसके नीचे एक और होता है तो ये इसके साथ में आ जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से हटाकर इसे हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। जब यहाँ से 1 0 ये कट जाएगा, कट गया कि नहीं कट गया। उसके बाद में ये कितना है 11 है, 11 8 88, 11 8 88 है। अब उसके बाद में ये 10 इधर बचा है, ये 5 है, बटे में 5 से इसको भाग कर देंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब 2 है, फिर 2 है, फिर 8 है और फिर 8 है, मतलब 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, मतलब 16 गुणे 16 आ जाएगा। 16 गुणे 16 कितना होगा 256, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 256 रुपये जो है उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। सीपी क्या उसका आ गया, कॉस्ट प्राइस 256 रुपये। 256 रुपये कौन से विकल्प में दे रखा है, 256 रुपये, 256 रुपये दोस्तों दे रखा है विकल्प सेकंड में, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद x² - 5x + m के हल इस प्रकार हों कि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो m का मान बताइए। हमारे पास क्या दे रखा है, अल्फ़ा माइनस बीटा दे रखा है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, इसमें 2 फार्मूले होते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा एक होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम पहले निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो होता है -b/a, -b/a। x के साथ में जो होगा यहाँ पे बहुपद में x के साथ में जो होगा वो a होगा, और दूसरे वाले पद में
जो एक्स के साथ होगा वो बी होगा और लास्ट में जो सबसे होगा वो सी होगा। ए बी सी के रूप में यहाँ पे इन्हें विभाजित किया जाता है। तो बी क्या है, बी 5 है और एक्स के साथ कुछ है नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 5। किसका है, माइनस का 5 माइनस का है और माइनस पहले से ही यहाँ लगा है, माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी तो प्लस का हो जाएगा बटे 1। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 आ गया। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 है। तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है, इसको ये प्लस का है बीटा, ये माइनस का बीटा है, ये घट जाएगा। ये प्लस का बीटा है, ये अल्फ़ा प्लस का है, अल्फ़ा प्लस का है, तो कितने अल्फ़ा हो जाएंगे, 2 अल्फ़ा हो जाएंगे। 2 अल्फ़ा हो जाएंगे और इक्वल टू इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 2 अल्फ़ा इक्वल टू 6 है तो 1 अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 तियाँ 6। तो अल्फ़ा का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अल्फ़ा का मान 3 आ गया। जब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 है, यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 दे रखा है। तो अल्फ़ा बराबर जब इसमें इसका मान 3 था और बीटा का मान 2 होगा तब तो 5 होगा, 3 और 2 जोड़कर। तो यहाँ पे बीटा क्या आ गया, बीटा आ गया 2। बीटा जब 2 आ गया है तो अल्फ़ा और बीटा का मान हमारे पास आ गया है। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, 2 है, अल्फ़ा का मान 3 है और बीटा का मान इंटू का मतलब यहाँ पे गुणा होता है। तो अल्फ़ा का मान 3 है और बीटा का मान 2 है। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इधर क्या है, इधर सी बाई ए है, सी बाई ए है। तो ए का मान वहाँ पे कितना दे रखा था, 1, क्योंकि एक्स के साथ में कुछ है नहीं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एक्स का मान है 1 और फिर उधर सी का मान क्या दे रखा है, m। सी का मान m दे रखा है, सी का मान m दे रखा है। तो m का मान क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, m इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो जो कि विकल्प फर्स्ट सही है। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सी बाई ए और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा माइनस बीटा का मान दे ही रखा था और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमें निकालना होगा, क्योंकि सी बाई ए हमें रखना पड़ेगा। ए का मान 1 है, सी का मान m है यहाँ पे, तो m का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, कह रहा है कि यदि 10 की पावर 3x इक्वल टू 125 है, 10 की पावर 3x इक्वल टू 125 है, तो 10 की पावर माइनस 2x का मान क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि माइनस तो कहीं दे नहीं रखा है। इसे करने के लिए एक आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे कहता है, अगर तुमसे पूछे, कहे कि अगर तुमसे पूछे कि 10 को अगर माइनस में लिखना है तो अगर -10 है तो इसे तुम क्या लिख सकते हो, 1/10 लिखा जा सकता है, 1/10 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है यही आपको समझना है कि जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 10 की पावर 3x, तो हमने मान लिया कि 10 की पावर 3, यहाँ पे 10 की पावर 3 नहीं होगा, यहाँ पे 10 की पावर x होगा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में इसकी घात क्या हो जाएगी, 3। ये मान किसका आ गया है, 10 की पावर 3x का मान। 10 की पावर 3x का मान हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम जैसे कि ये a है और a की घात हम क्या रखते हैं, n रखते हैं। सॉरी ऐसे नहीं, थोड़ा आपको समझाने के लिए अलग तरीके से बताना पड़ेगा। जैसे a की पावर हमने क्या रख दी, m रख दी और फिर उसके ऊपर पावर n लगा दी, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, a की पावर m और n हो जाएगा। इन दोनों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। और अगर यहाँ पे आपसे पूछ लेता है कि a की पावर m
गुणे a की पावर n, इसका क्या मान हो जाएगा? तो इसका मान दोस्तों क्या हो जाएगा, इन गुणे में घातें जुड़ जाती हैं और जब घात लगी होती है ऊपर तो गुणा होती है इन दोनों की। जब ऊपर घात लगी होती है तो इन दोनों की गुणा होती है। जब गुणे में होती हैं दोनों संख्याएं तब यहाँ पे इनका प्लस होता है। तो ए तो समान है, ए कॉमन ले लिया, उसके बाद में m प्लस n होगा। अगर इसका मान कहा जाए तो m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे देखेंगे, यही चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है, ये दे रखा है तो 10 की पावर x की पावर 3 रख दिया। इसका मान क्या दे रखा है, 125। इसका मान 125 दे रखा है। तो 125 जब इसका मान दे रखा है, 125 को अगर हम करें तो 5 का कितना क्यूब, 5 का कितनी बार घात होगी, 3 बार। तो 10 की पावर x की पावर 3 इक्वल टू 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो इधर ये 5 किसके बराबर है, 10 की पावर x के बराबर क्या है, 5 है। यहाँ पे ये सेम है ना, यहाँ पे अगर ये और ये घात काट दी जाए क्योंकि इक्वल टू में है, यहाँ पे घट जाएंगी, ये घातें काट दी जाएंगी, ठीक है। तो कितना बचा, 10 की पावर x इक्वल टू कितना बचा, 5। 10 की पावर x इक्वल टू 5 बचा। उसके बाद में आगे देखेंगे 10 की पावर x इक्वल टू 5 बचा है। तो यहाँ पे आगे यही कह रहा है कि 10 की पावर माइनस 2x का मान बताइए। तो 10 की पावर माइनस 2x का मान बताइए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2x लिख सकते हैं। 10 की पावर 2x लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 2x इसे लिखा जा सकता है। 1/10 की पावर 2x इसे लिखा जा सकता है। और 10 की पावर x का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। 10 की पावर x का मान 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि 1/10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर x, 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर x। तो इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर x का मान 5 दे रखा है हमारे पास। 10 की पावर x का मान क्या दे रखा है, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10 की पावर अगर स्क्वायर करेंगे 10 का तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। गुणे में क्या रखेंगे, गुणे में यहाँ पे रखेंगे 10 की पावर x का मान 5 है तो यहाँ क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान इक्वल किस में होता है भाई, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और cos 45 का मान क्या होता है, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2 हो जाएगा। तो समान किस में है, cos और sin 45 दोनों समान है, किस में, 45 डिग्री में समान है। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा, जो कि थर्ड में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 55 है। जब 11 परिणामों का औसत कितना है, 55 है, तो अगर इनका टोटल निकालना में है तो हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो 11 की 55 के साथ गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55, फिर 5 से गुणा करेंगे, 11 × 5 = 55 और 5 60 हो जाएगा। कितना हुआ, 605 हो गया। 11 परिणामों का अगर कुल कहा जाए तो 605 हो गया, औसत कहा जाए तो 55 हो गया। आगे कह रहा है यदि प्रथम छह का औसत 52 है, मतलब पहली 6 संख्याओं का 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो अगर उनका कुल हमें जोड़ निकालना है तो कितना आएगा, तो 52 गुणे 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 30 एक 31, 312 आ जाएगा। आगे कह रहा है कि अंतिम 6 परिणामों का औसत 57 है, उनकी भी गुणा अगर कुल निकालना है हमें
तो हमें गुणा ही करनी पड़ेगी। तो 6 से 57 की गुणा करेंगे, 6 से 57 की गुणा करेंगे तो 6 सते 42 और 6 पंचे 30, 30 4 34, मतलब 342 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे अब, 2 2 4 4 1 5, उसके बाद में 3 3 6 हो जाएगा। कितना हो गया? 654। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है? 605। अब कह रहा है कि तो छठा परिणाम क्या होगा? छठा जो परिणाम जो बीच का था वो कितना होगा? तो 654 में से 605 को घटा देंगे। 654 में से 605 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ एक हासिल लेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में से 5 गया तो 9 बचा। यहाँ कितना बचा? 4, 4 में से 0 गया 4। ठीक है, कितना बचा? 49। तो जो छठा परिणाम है उसका मान कितना आ जाएगा? 49। छठा जो मान है उसका अंतर कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। छठा जो मान है उसका अंतर 49 आ जाएगा। छठा जो परिणाम है उसका अंतर 49 आ जाएगा। छठा जो परिणाम है उसका आंसर क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा 49। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंजना तथा रवि की आयु का अनुपात क्या है? 15:17 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 है। माना कि रंजना थी और राखी थी। रंजना और राखी थी। ठीक है, रंजना और राखी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 15:17 दे रखा है। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद हमने ले लिया, 6 वर्ष का अंतर है इनके बीच में। 6 वर्ष बाद कह रहा है कि 9:10। 6 वर्ष बाद 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद जब इनका अनुपात 9:10 होगा तो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या होगी? तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे देखना है? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। इससे अच्छी और कोई ट्रिक नहीं हो सकती इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे शॉर्ट तरीका है, सबसे पहले हम इसका और इसका अंतर देखेंगे। इन दोनों का अंतर देखेंगे। 17 और 10 का अंतर कितना है? 7 है। 15 और 9 का अंतर कितना है? 15 और 9 का अंतर यहाँ पे दे रखा है 6। अंतर यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अंतर ये दोनों समान नहीं हैं, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? 15 और 17 के अंतर से, 15-17 का अंतर क्या होगा? 2। और 9 और 10 के अंतर से, 9-10 का अंतर क्या होगा? 1। 15-17 के अंतर से 9-10 में गुणा करनी पड़ेगी। उसके बाद 9 और 10 के अंतर से 15-17 में गुणा करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? 9 और 10 का अंतर कितना है? 1 है। तो 1 से 15-17 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा और 17 आ जाएगा। अनुपात इनका सेम रहेगा। और जब 2 है, 15-17 का अनुपात 2 है और 9 और 10 में दोनों 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, अनुपात 9 दूनी 10 दूना 20, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब इनका अंतर देखो समान होगा। इनका अंतर कितना है? 17 और 20 का अंतर 3 है। 15 और 18 का अंतर कितना है? 3 है। कह रहा है लेकिन वर्षों में कितना दे रखा है? 6 वर्ष। वर्षों में 6 वर्ष दे रखा है। तो हमने जो अंतर निकाला है वह 6 कितना है? 6 2 गुना है ना? कितना गुना है? 2 गुना। वास्तव में अंतर 3 ना होकर के 6 है। तो 6 3 का कितना गुना है? 2 गुना। तो वर्तमान में उनकी आयु भी 17 ना होकर राखी की आयु 2 गुना, मतलब 17 का 2 गुना 34 हो जाएगी। और रंजना की आयु 15 ना होकर के उसका 2 गुना 30 हो जाएगी। कह रहा है 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद मतलब 6 वर्ष ये भी इसमें जोड़ देंगे। 6 वर्ष बाद पूछ रहा है तो रंजना की आयु वर्तमान में 30 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु 36 वर्ष हो जाएगी। तो विकल्प कौन सा सही होगा? डी। विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। कह रहा है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। जो दीपक है
उसकी आयु उसके सन की आयु से 3 गुनी। माना कि सन की आयु 1 थी और जो दीपक है उसकी आयु 3 थी, तो 3 गुना हो जाएगी। उसके कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 34:13 हो जाएगा। सेम मेथड से लगाएंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन लगाया वैसे ही ये भी लगेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 1 और 13 का अंतर कितना है, 12 है। 3 और 34 का अंतर कितना है, 31 है। 3 34 का अंतर 31 है। तो यहाँ पे अगर 3 34 का 31 है और यहाँ पे 1 और 13 का 12 है तो अंतर समान नहीं है, फिर से वही करना पड़ेगा। इनके अंतर से हमें इनमें गुणा करनी पड़ेगी और इनके अंतर से इनमें, मतलब 3 और 1 का अंतर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 34 और 13 का अनुपात अंतर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा। तो 21 से हमें यहाँ 3 और 1 में गुणा करनी पड़ेगी और इसके अंतर 2 से हमें नीचे 34 और 13 में गुणा करनी पड़ेगी। तो देखते हैं 21 का अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 63 आ जाएगा। 21 की गुणा 3 से करेंगे तो 63 आएगा और जब 21 की गुणा 1 से करेंगे तो 21 ही आएगा। उसके बाद जब ये 2 है, 2 से नीचे आएंगे तो 34 से गुणा करेंगे 2 की तो कितना आएगा, 68 आ जाएगा। उसके बाद 2 की गुणा जब हम 26 से करेंगे, 2 की गुणा 13 से करेंगे तो 26 आ जाएगा। 2 की गुणा 13 से करेंगे 26 आ जाएगा। तो 21 और 26 का अंतर देखेंगे कितना है, तो 5 है। 63 और 68 का अंतर कितना है, 5 है। अब दोस्तों अंतर समान है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से आप देखेंगे कि 5 है, 5 गुना है, मतलब अंतर दोनों समान आ रहे हैं। वर्षों में अंतर भी 5 है और हमने जो अंतर निकाला वो भी 5 है। तो कितना गुना है, 1 गुना है। 5 5 का 1 गुना है। तो वर्तमान में अगर उनकी आयु हमसे पूछेगा तो दीपक की आयु कितनी हो जाएगी, 63 ना होकर 63 का 1 गुना, 63 का 1 गुना कितनी हो जाएगी, 63 ही रहेगी। और 21 का 1 गुना कितनी होगी, 21 ही रहेगी। 21 का 1 गुना 21 ही रहेगी। मतलब दीपक की आयु 63 वर्ष वर्तमान में और उसके पुत्र की आयु 21 वर्ष हो जाएगी। कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु, दीपक की वर्तमान आयु कितनी आपने निकाली है, 63 निकाली है। तो विकल्प फर्स्ट सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आयु, कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मान लिया राम, एक राम है और उसका सन है, इनकी आयु का अनुपात 1:3 है। उसके बाद में कह रहा है कि तथा उसके पिता की आयु की, राम जो है उसके पिता की आयु, हमने मान लिया राम का पिता, राम का पिता की आयु क्या है, कह रहा है कि उसके पिता की आयु की 2/5 है। यह जो 3 है उसके पिता की आयु, माना हमने उसके पिता की आयु x थी, उसका 2/5 किसकी आयु थी, तो वह राम की आयु थी, राम की आयु। तो इसके इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो अगर x का मान, x हमने पिता माना है उसका, तो अगर हम x का मान निकालें तो यह 5 इधर चला जाएगा गुणे में, यह 5 इधर 2 भाग में आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का मान आ जाएगा 5×15/2, 5×15/2 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो राम के पिता की आयु क्या आ गई है, 15/2, राम की आयु 3 है और सन की आयु 1 है। लेकिन कह रहा है कि इन तीनों की औसत आयु, इन तीनों की औसत आयु 46 है। अगर हम इन तीनों का औसत निकालेंगे, इन तीनों का औसत जब निकालेंगे हम, इनकी तीनों का जोड़ लेंगे और 3 से फिर गुणा करेंगे तो 46 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 46, तो औसत क्या है, 46 है। तीनों की आयु का योग 3x + 15x/2 + x। इसका मान अगर हमें निकालना है औसत, तो हमें इसे 3 से भाग करनी पड़ेगी, इसका भाग करना पड़ेगा। और जब 3 से भाग करना पड़ेगा उसके बाद में औसत आ जाएगा। तो औसत हमारा क्या दे रखा है, 46 दे रखा है। जब हमें इनका योग निकालना है तो 3 जो भाग में रखा है इससे गुणा करना पड़ेगा। जो 46 को हम 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो 3 से जब 46 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से हम 46 की गुणा करेंगे, 3 × 18, 3 × 12 और 1 13, मतलब 138 आ जाएगा। और इनका जब योग करेंगे तो हम
यहाँ से पहले हर बराबर करेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो इसके ऊपर भी 2 रखा जाएगा, तो ऊपर नीचे दोनों में हम 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से भी 2 से गुणा करेंगे, इनके हर बराबर हो जाएंगे। जब हर बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 3 दूना 6x प्लस 6x प्लस 15x प्लस आ जाएगा 2x, और बटे में क्या रखा जाएगा, ये जो हर हमने बराबर किए हैं 2 2 2 रखा है या 2 नीचे रखा जाएगा, तो कितना हो गया 6 15 6 21 21 और 2 21 2 23, 23x बटे 2, 23x बटे 2 इक्वल टू कितना है 138, 23x बटे 2 इक्वल टू 38 है। तो अगर हम 23 से इसे करेंगे भाग, 23 से भाग करेंगे किसको 138 को, तो कितना आएगा, तो देखते हैं यहाँ पे 23 की गुणा अगर हम 23 की भाग करेंगे, 23 से भाग करेंगे किसको 138 को, तो बट्टे में यहाँ कितना आ जाएगा 23 और ये गुणे में चला जाएगा 2, तो 23 से जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पे भाग करेंगे 23 से भाग करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे 138, तो कितने बार में जाएगा ये, तो जाएगा ये 6 बार में चला जाएगा, ये 6 बार में चला जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा और कट जाएगा 138 पूरा का पूरा, तो 23 छक्का 138 और फिर कितना है 2, ये 2 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया है 6 गुणे 2, मतलब x का मान कितना आया है 12, और इसी x को पूछ रहा है, कह रहा है कि उसके पिता की आयु में, मतलब उस राम और उसके पिता की आयु में, राम और उसके पिता की आयु में अंतर पूछ रहा है। राम और उसका पिता, राम की आयु अगर हमने मान ली 7 है, राम की आयु कितनी हमने मानी थी, तो 3x मानी थी, राम की आयु 3x है, यहाँ पे 6 हो गई थी, यहाँ पे 6 और 9 6 15 हो जाएगा, 9 और 6 15, मतलब यहाँ पे 9 वर्ष, इनकी आयु का अंतर क्या आ रहा है 9x आ रहा है, क्योंकि उसके पिता की आयु यहाँ पे 15 हो गई थी और उसकी आयु हो गई थी कितनी हो गई थी 6x, और x का मान 12 है, तो 9 गुणे 12, x का मान 12 है और उनका अंतर 9 आ रहा था, 12 9 108, 108 आ जाएगा, आंसर क्या आएगा 108, जो कि विकल्प में नहीं दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आपके सामने, हमारी माँ की आयु, कह रहा है कि हमारी माँ की आयु भाई की आयु से 3 गुनी है, माँ की आयु भाई की आयु से 3 गुनी है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, 4 वर्ष पहले मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, कह रहा है कि हमारी माँ की आयु हमारे भाई की आयु से 3 गुना थी, माना कि माँ जो है उसकी 3x उसकी आयु होगी और उसके सन की आयु कितनी होगी, भाई की उसके कितनी होगी, तो x होगी, ठीक है, ये अनुपात हमने मान लिया। आगे कह रहा है अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, मतलब x हमने मानी थी उसकी और x/3 कह रहा है कि x बटा यहाँ मतलब 1/3 में बड़ा हूँ, 1/3 बड़ा हूँ, तो x प्लस में होगा यहाँ पे, तो 3x, 3 एकम 3 1 4, तो उसकी जो कह रहा है कि आगे कह रहा है कि इसमें मेरी माँ की वर्तमान आयु, आगे यहाँ पे जब उसकी आयु कितनी आ जाएगी 4x/3 आ जाएगी, 4x/3 आ जाएगी, किसकी आयु, इसके भाई की आयु, तो यहाँ पे ये अनुपात आ गया 4x/3, यहाँ पे x और यहाँ पे 3x। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की आयु के बराबर था, 4 वर्ष पहले मैं अपनी भाई
मैं अपने भाई के दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन टाइम ले सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे सरलता से ऐसे सॉल्व करना है कि जैसे कि ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आय के बराबर था। कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले मतलब 4 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो 4x/3 और इसके भाई की आयु घटा देंगे तो अंतर वही 4 वर्ष आ जाएगा। तो -x = कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कह रहा है। तो यहाँ पे इस मामले को जो सॉल्व करेंगे, तीन की इसके साथ गुणा करेंगे तो 4x - 3x/3 = कितना दे रहा है 4। जब इसको इसके साथ ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, 4x में से 3x चला जाएगा तो 1x बचेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, आगे यहाँ पे लिख लेंगे, करें कि 4x में से 3x चला जाएगा तो x बचेगा और = 4 × 3 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया। x का मान 12 आ गया है, तो यहाँ पे अब रख देंगे। अगर चाहे जिसकी आयु पूछेगा सब, यहाँ पे x का मान मतलब उसका इसकी आयु कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे 12 आ जाएगी। 12 आ जाए, इसकी माँ कितने वर्ष की 3x है, तो x का मान 12 है तो 3x का मान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसके बाद में अगर इसकी आयु निकालना है तो क्या हो जाएगा 4 × 12/3 हो जाएगा। 3 × 3 3 × 12 बटे में 3 है और 4x/3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 से हमें काटना पड़ेगा, 4 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 4 × 16, तो इसकी आयु कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। मतलब एक की आयु कितनी आएगी, उसकी माँ की आयु 36 वर्ष आ जाएगी, उसके भाई की आयु कितनी आ जाएगी 12 वर्ष और उसकी स्वयं की आयु कितनी आ जाएगी 16 वर्ष। तीनों की आयु ये होंगी यहाँ पे। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे और नेक्स्ट एपिसोड आपको कल मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें और जिसको इसकी ज़रूरत है लोगों तक शेयर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।